Hello everyone, welcome to Quantifiers. So here we are back with another video, that is the budget analysis from an MBA perspective for the financial year 2025-26. Stay tuned if you're going to be giving MBA interviews this year. Also, please hit the like button and subscribe to our channel for more such videos. So now let's directly get into our content. So first of all, the first budget ever presented in India was presented by whom? जो पहला बजट इंडिया में प्रेजेंट किया गया था वो किसने किया था और कब किया था? The first budget presented was in 1860 by James Wilson of the East India Company. The first budget was presented. किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने किया था. कब किया था? 1860 में. और किसको किया गया था वो बजट? टू द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. और जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट था वो कब प्रेजेंट किया गया था? ऑन 26 नवंबर 1947. किसने किया था? इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज आर.के. शनमुखन शेट्टी. जो सबसे लंबी बजट की स्पीच थी, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, वो कब दी गई थी? 1 फरवरी 2020. किसने दी थी? हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने. कब? 1 फरवरी 2020. और वो कितनी देर की थी? 2 hours 42 minutes was the longest budget speech in our history. ठीक है. लेकिन लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का ये मतलब नहीं है कि स्पीच विद मोस्ट वर्ड्स. सबसे ज्यादा वर्ड्स वाली जो स्पीच दी थी वो दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह. कब? 1991 में. सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है. मूविंग ऑन, सबसे ज्यादा बजट्स कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने अब तक प्रेजेंट किए हैं? वो है मिस्टर मोरारजी देसाई. कितने बजट्स थे वो? 10. अब यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि हमारी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने कितने बजट प्रेजेंट किए हैं? 8 बजट. इस बार उन्होंने अपना 8वां बजट प्रेजेंट किया था. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द फर्स्ट वुमेन टू गिव द बजट वाज इंदिरा गांधी. कब प्रेजेंट किया गया था? 1970. पहली औरत जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था वो था 1970 में. और बजट का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द बजट? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बजट का दूसरा नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किस आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 112. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, पहले बजट प्रेजेंट किया जाता था शाम के 5 बजे. ऐसा क्यों था? ताकि ये बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी प्रेजेंट किया जा सके. और ये कब तक चला? टिल व्हेन डिड इट कंटिन्यू? इट कंटिन्यूड टिल 1998. दैट इज वेल आफ्टर 51 years आफ्टर इंडिपेंडेंस. हमारी इंडिपेंडेंस को 51 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो हमारी ये प्रथा थी बजट को शाम को 5 बजे प्रेजेंट करने की, वो वैसे ही चलती रही. नाउ 1999 में क्या चेंज किया गया कि हम उसे सुबह 11 बजे प्रेजेंट करने लगे, लेकिन डेट वही रही, दैट इज 28 Feb. उसी डेट पे हम चलते रहे. नाउ फ्रॉम 2017 क्या चेंज लाया गया कि डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट वो 1 फरवरी शिफ्ट कर दी गई है. द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इज नाउ 1 फरवरी. तो अब क्या किया जाता है? बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी को. कितने बजे? सुबह 11 बजे. आई होप आफ्टर हियर वी आर क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज द थीम ऑफ आवर बजट. हमारे इस बार के बजट का थीम क्या था? सबका विकास. Let's remember, this is very important. Please इसे याद रखिएगा that the theme of our budget for this financial year was सबका विकास. Now, moving on, what are the principles of विकसित भारत? हमने जो अपने बजट में बार बार विकसित भारत की बात की है कि हम अपने विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? What are we working towards? Let's understand. First of all, we are talking about zero poverty. कि हमारे देश में बिल्कुल भी पॉवर्टी या गरीबी ना हो, तो दैट इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकंड इज 100% गुड क्वालिटी एजुकेशन. बिल्कुल 100% अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हर इंसान के पास हो. ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस टू हाई क्वालिटी हेल्थ केयर. ओके. फोर्थ इज 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हम अपने देश में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कैसी एम्प्लॉयमेंट चाहिए? स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए. नेक्स्ट, 70% women in economic activities. हम विकसित भारत का एक ही प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं कि हम भारत को विकसित तब मानेंगे जब 70% औरतें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगी. एंड द लास्ट प्रिंसिपल, जो आखिरी प्रिंसिपल है हमारा विकसित भारत का, वो हम क्या लेके चल रहे हैं? फार्मर्स मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, so these are the principles of Viksit Bharat. I hope this is clear to you all.
जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जर्नी ऑफ डेवलपमेंट की बात की है कि हम इस जर्नी पे चल रहे हैं, तो वो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में उन्होंने 4 इंजन्स की बात की है. वी हैव टॉक्ड अबाउट 4 इंजन्स. द फर्स्ट वन is agriculture, second is MSME. I would like to clarify what is MSME. MSME क्या होता है? Micro, small and medium enterprises. When we talk about MSME, the full form is micro, small and medium enterprises. The third engine that she has talked about, जो तीसरा engine जिसकी उन्होंने बात की है वो है investment, and the last, the fourth engine is exports. ठीक है. और जो हमारी जर्नी ऑफ डेवलपमेंट है उसके 4 इंजन्स तो हमने जान लिए, लेकिन उस जर्नी का फ्यूल क्या है? तो फ्यूल है हमारे रिफॉर्म्स. ये कौन से फ्यूल्स हैं इन जर्नीज की, इस जर्नी की, हमारे इंजन्स की, ये सब हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन एक बार के लिए आप समझ लीजिए. नेक्स्ट हमारी गाइडिंग स्पिरिट क्या है? दैट इज इंक्लूसिविटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूसिविटी, हम यहाँ पे 4 तरह के लोगों की इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं. द फर्स्ट इज द पुअर, सेकेंड इज विमेन, थर्ड इज फार्मर्स, and fourth is the youth. Okay, I hope that is clear. The first is poor, second is women, third is farmers, and fourth is the most important, that is youth. These are the 4 parameters about whom we are talking when it comes to inclusivity. And the last, what is our destination? As we discussed, इस पूरी जर्नी का हमारा अंत कहाँ पे हो रहा है, हमारी लास्ट पोजीशन क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वो है विकसित भारत. सो नाउ मैं फटाफट से आपको इस स्लाइड की एक बार रिविजन करवा देती हूँ. हमारे 4 इंजन्स हैं. उन इंजन्स का नाम क्या है? एग्रीकल्चर, MSMEs, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. हमारी इस जर्नी का फ्यूल क्या है? रिफॉर्म्स. हमारी गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इंक्लूसिविटी. किस किस की इंक्लूसिविटी की हम बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे 4 तरह के लोगों की इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं. गरीब, दैट इज पुअर, विमेन, फार्मर्स और यूथ. और हमारी डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत. हमारी इस जर्नी का अंत कहाँ पे हो रहा है? जब हम विकसित भारत तक पहुंचेंगे. और विकसित भारत के प्रिंसिपल्स क्या है? ये हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है. नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार स्पीच देते हुए एक चीज बोली थी, दैट अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, a country is its people. So this is a quote that she mentioned. You can definitely use it and please try to remember it. पर ये कोट ओरिजिनली किसने बोला था? ये कोट बोला गया था श्री गुरुचादा अप्पाराव जी ने. उन्होंने ये कोट बोला था. You can also remember it because our finance minister said it in this time's budget. Okay? So let's move on to our next slide. अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. So now here हमारी एस्पिरेशन क्या है विकसित भारत के बारे में और हम इसमें कैसे जाने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सेलरेट ग्रोथ. वी वांट टू इंक्रीज ग्रोथ. ऑफ कोर्स हर कंट्री चाहती है कि उनकी ग्रोथ बढ़े, तो यहाँ पे हमारा भी एक पॉइंट है कि हम अपनी कंट्री की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं. द सेकंड इज सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबकी डेवलपमेंट हो. हमने इंक्लूजन की पिछली स्लाइड में भी बात की है कि हम 4 तरह के लोगों के इंक्लूजन की बात करना चाहते हैं. सो हियर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट. नाउ enhance spending power of India's rising middle class. इंडिया की मिडिल क्लास की हम स्पेंडिंग पावर इंक्रीज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उनके हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो, उनके पास ज्यादा पैसा हो और वो ज्यादा स्पेंड करें. नेक्स्ट इज इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स. हम प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करना चाहते हैं. हमने अपने 4 इंजन में भी देखा कि उसमें से एक इंजन क्या है? इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पे भी हम इसी की बात कर रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं. एंड द लास्ट इज अपलिफ्ट हाउसहोल्ड सेंटिमेंट. ये कैसे होगा? जब हाउसहोल्ड के पास, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो ऑफ कोर्स उनके सेंटिमेंट्स भी अपलिफ्ट होंगे, लोग ज्यादा खुश रहेंगे. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो here we are going to start talking about our engines of development. जो हमने इनिशियली बात की कि हमारे 4 इंजन्स हैं डेवलपमेंट के. अब हम यहाँ पे उनकी बात डिस्कस करेंगे. तो सरकार ने इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या क्या किया है, पहले हम वो समझेंगे. हमारा पहला इंजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सबने सुना हुआ है दैट इज KCC. इसकी फुल फॉर्म क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड. KCC इज किसान क्रेडिट कार्ड. इनहैंस्ड क्रेडिट, इसका क्या मतलब हुआ कि हम अब किसानों को ज्यादा क्रेडिट यानी कि ज्यादा लोन्स देंगे. किसके थ्रू? KCC, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड. इसके इस स्कीम के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहे हैं. कितने लोगों को? टू 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स. और लोन कितना है?
5 लाख तक का। पहले ये लोन कितना था 3 लाख, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 5 लाख। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन डन in this budget for agriculture is enhanced credit through KCC. I hope this is well understood. Moving on to the next one. Next is Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. Please remember its name. It's a very important scheme that has been introduced in this time's budget. What is the name again? Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. इस स्कीम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और कितने फार्मर्स की हेल्प करेंगे, अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स, 100 districts and 1.7 करोड़ फार्मर्स। इसके अंदर हम उनकी हेल्प कैसे करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम फार्मिंग मेथड्स को मॉडर्नाइज करेंगे, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे और सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम ऐसी मॉडर्नाइज फार्मिंग करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज उनके पास लेके जाएंगे, अगर कोई क्लाइमेट की इश्यूज आ रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग है तो उससे उनकी क्रॉप्स पे, उनकी फार्म पे कोई असर ना हो। तो हम क्या करने वाले हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने वाले हैं और 1.7 करोड़ फार्मर्स की मदद करने वाले हैं। और कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटिंग, प्लीज रिमेंबर, बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन। One thing that you have to remember is कि हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, by incorporating technology driven solutions. Please remember, by incorporating technology driven solutions. I hope these two schemes have been understood by you. The first one is enhanced credit through KCC, that is Kisan Credit Card, and the second one is Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. So moving on to our next slide. Okay. और क्या क्या किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार के बजट में, लेट्स डिस्कस अबाउट 2 more schemes here. The first one is मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी. कॉटन की प्रोडक्टिविटी के लिए एक मिशन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 5 साल का मिशन है। ये किस लिए, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिक्लाइनिंग सीड्स और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो इंडिया की कॉटन प्रोडक्शन है उस पर काफी असर पड़ चुका है, तो हम उसको काउंटर करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे क्या होगा कि इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की कंपेटिटिवनेस इंप्रूव होगी। सो दिस इज अ 5-year मिशन. व्हाट इज इट्स पर्पस, टू facilitate improvements in productivity and sustainability, to counter declining seeds and climate changes, and to enhance India's textile sector competitiveness. Moving on to the next one, that is the setting up of a Makhana board in Bihar. I hope you have heard about Makhana. Okay. हम एक मखाना बोर्ड सेटअप करने वाले हैं बिहार में। किस चीज के लिए, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, इस सबको इंप्रूव करने के लिए। तो ये मखाना बोर्ड है। इसका बजट कितना दिया गया है सरकार की तरफ से, दैट इज अबाउट 100 करोड़, 100 करोड़ का बजट दिया गया है इस मखाना बोर्ड की प्रोडक्शन के लिए। तो अब आप ये सोचेंगे कि सरकार ने मखाना बोर्ड का ही बजट क्यों सेटअप करने के बारे में सोचा है, तो पूरी दुनिया में इस टाइम मखाना की बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जा रही है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज बीइंग मार्केटेड एज अ सुपर फूड। तो सरकार ने इस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करने के लिए, इस कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड सेटअप करने की बात की है। इस टाइम पे भी इवन एट दिस पॉइंट 90% ऑफ मखाना दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज फ्रॉम बिहार। 90% मखाना जो प्रोड्यूस किया जाता है वो बिहार से ही किया जाता है। तो वहां पे एक मखाना बोर्ड सेटअप किया जा रहा है उसकी प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए और इस कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करने के लिए। बिहार में अभी क्या प्रॉब्लम थी कि हम ये मखाना बोर्ड सेटअप कर रहे हैं, वहां पे लो प्रोडक्टिविटी थी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की एब्सेंस थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स बिहार में थी मखाना को लेके, उसको सॉल्व करने के लिए हम ये मखाना बोर्ड सेटअप कर रहे हैं और इसका बजट कितना दिया गया है सरकार की तरफ से, 100 करोड़। ओके, so moving on to our next slide, the last slide for our first engine, that is agriculture. हमारे पहले इंजन एग्रीकल्चर की है, हमारी आखिरी स्लाइड है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। Okay, so here the next mission that has been introduced by the government is the national mission on high yielding seeds. Yield का क्या मतलब हुआ, yield मतलब हुआ हमारी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उसके लिए एक नेशनल मिशन इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट टारगेट करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। कैसे, हाई यील्ड यानी हाई प्रोडक्शन, पेस्ट रेजिस्टेंट एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस। हम 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं, हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड
क्लाइमेट रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट इंप्रूव होगा और हमारा जो रिसर्च इकोसिस्टम है एग्रीकल्चर को लेके, सीड्स को लेके, वो इंप्रूव होगा। सो दिस इज आवर नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। Next, the thing that has been introduced by the government is आत्मनिर्भरता in pulses। दालों में हमारी आत्मनिर्भरता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दाल्स इन द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया की कंजम्पशन भी कितनी ज्यादा है कि हमें अभी भी दाल्स इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं बाहर से। तो उसके लिए सरकार ने एक मिशन इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दिस इज द 6 ईयर मिशन। ये 6 साल का मिशन है और इसमें हम कौन सी दालों पे फोकस करने वाले हैं? 3 दाल पे फोकस करने वाले हैं, तूर, उड़द और मसूर। हम इन 3 दाल पे फोकस करने वाले हैं और इसमें हम क्या एम्फसाइज करेंगे? डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स। हम ऐसी सीड्स की डेवलपमेंट और कमर्शियल अवेलेबिलिटी पे फोकस करेंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, जिसपे क्लाइमेट का इतना असर ना पड़े और फार्मर्स के लिए भी वो सीड्स इजीली अवेलेबल हो। ऑफ कोर्स एनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। जब आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है उसके बाद स्टोरेज में भी सरकार आपकी हेल्प करने वाली है। एंड अश्योरिंग रेन्यूमरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, कि फार्मर्स को अश्योरिटी दी जाएगी कि उनकी प्रोडक्शन के लिए उन्हें प्राइसेस प्रॉपर दिए जाएंगे। सो दिस इज अ 6 ईयर मिशन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सो विद दिस हमारा जो फर्स्ट इंजन की डिटेल्स है एग्रीकल्चर की वो खत्म होती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंजन। हम अपने अगले इंजन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एमएसएमईज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया कि एमएसएमईज क्या होता है, दैट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रेट पे एंटरप्राइजेस को डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में, दैट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑन व्हाट बेसिस? देयर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। अब सरकार ने इनके जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो रिवाइज कर दिया है। सो इनिशियली क्या था कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ का है तो हम उसे माइक्रो एंटरप्राइज बोलते थे। 10 crore investment, 50 crore turnover was called a small enterprise, and 50 crores of investment and 250 crores of turnover was known as a medium enterprise. लेकिन अब this, as you can see on your screen, this is the revised estimate for the enterprises. जो investment है आप देख सकते हैं हर जगह हमने 2.5 से multiply किया है। The investment is a factor of 2.5 and जो turnover है that has been multiplied by 2. So now if an enterprise has an investment of 2.5 crores and a turnover of up to 10 crores, that will be a micro enterprise. Investment of 25 crores and turnover of 100 crores will be a small enterprise, and an investment of 125 crores and turnover of 500 crores will be a medium enterprise. ये एक नया क्लासिफिकेशन है जो सरकार ने दिया है, जिस हिसाब से वो एंटरप्राइज को क्लासिफाई करेंगे इन स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। So moving on to our next slide, और क्या क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं एमएसएमईज के लिए हमारे इस साल के बजट में। So the next is significant enhancement of credit availability। जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है गारंटी कवर के साथ उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहले एंटरप्राइजेस के लिए कितना था? 5 crores, now it has been revised to 10 crores. स्टार्टअप्स के लिए पहले जो ये कवर था that was about 10 crores and now it has been revised to 20 crores. अब ये स्कीम के अंदर हम क्या कर रहे हैं? स्कीम के अंडर एंटरप्राइजेस को कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग कोलैटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमईज। इससे एमएसएमईज की क्या मदद होगी? उनके पास एक स्टेडी कैश फ्लो रहेगा और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर हम उन्हें कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करने वाले हैं। दे विल बी प्रोवाइडेड विद अ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड हुज लिमिट इज गोइंग टू बी रफली 5 lakhs। ऑल्सो इस स्कीम के अंदर हम पहले साल में ही 10 लाख बिजनेसेस की मदद करने वाले हैं। वी विल बी हेल्पिंग रफली 10 लाख बिजनेसेस इवन इन द फर्स्ट ईयर। सो व्हाट इज दिस स्कीम? सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी with guarantee cover. So the next is manufacturing mission. ये मिशन पहले इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? तो करंट जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है दैट इज अबाउट 17%, एंड दिस मिशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज दैट शेयर टू व्हाट? 25%. While the current share is 17%, इसके अंदर हम जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं टू व्हाट? 25%. Also
This is to support medium and large enterprises, in which initiative, the Make in India initiative, मैन्युफैक्चरिंग मिशन के थ्रू हम मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को हेल्प करना चाहते हैं इन द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करने वाले हैं, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाने वाले हैं इन डिमांड जॉब्स के लिए, जो जॉब्स ज्यादा डिमांड में है उनके लिए वर्कफोर्स को ट्रेन करने वाले हैं। एक ऑफ कोर्स एमएसएमई सेक्टर के लोगों की हेल्प करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस करने वाले हैं, ऑल्सो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें चाइना बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है इस टाइम पे, हम उस पर फोकस करने वाले हैं। चाइना इज वेरी डोमिनेट इन द क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। किसके लिए होती है, व्हाट इज क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग? बेसिकली इट्स फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम क्लाइमेट को या एनवायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचाएं, उसे हम कहेंगे क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। उसमें चाइना बहुत ही आगे बढ़ चुका है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं चाइना की डोमिनेंस को ओवरपावर करने के लिए। आई होप दिस मिशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स के लिए विच आर वेरी लेबर इंटेंसिव, उसमें बहुत ज्यादा लेबर का यूज होता है। सो द फर्स्ट इज द फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर विच सेक्टर्स, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स। फुटवेयर और लेदर सेक्टर्स के लिए हम फोकस प्रोडक्ट स्कीम बनाए हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पीपल, 22 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। टर्नओवर विल बी रफ जितना एस्टिमेट किया गया है दैट इज ऑफ 4 लाख करोड़, और इसमें हम कितना एक्सपोर्ट जनरेट करेंगे ऑफ 1.1 लाख करोड़। तो दिस फोकस प्रोडक्ट स्कीम इज फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। नेक्स्ट इज मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर। अब टॉय सेक्टर में कुछ मेजर्स लिए गए हैं टू रिप्रेजेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड। हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टॉयज इंडिया में बने और मेड इन इंडिया ब्रांड को हम आगे फोकस करें। तो उसके लिए हम हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉयज बनाने वाले हैं। क्वालिटी अच्छी हो, इनोवेटिव हो, सस्टेनेबल हो और हमारे मेड इन इंडिया ब्रांड को रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग को हम सपोर्ट करने वाले हैं कैसे, वी आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। बिहार में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी हम एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज होंगी। किसके लिए, यूथ के लिए। स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। Establishment of a National Institute of Food Technology in Bihar, also enhanced income for the farmers. Alright, with this we have also covered our second engine, that is MSMEs. Now we are going to be moving on to our third engine, हमारे तीसरे engine यानी कि इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। So when we talk about our first scheme, that is Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, this is an integrated nutrition scheme. इन दोनों schemes को integrate करके एक nutrition scheme बनाई गई है to focus on what? To focus on malnutrition in women, children, adolescent girls and lactating women. इस स्कीम के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, we'll be upgrading the infrastructure of आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने वाले हैं, न्यूट्रिशन अवेयरनेस करने वाले हैं और माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस को एड्रेस करने वाले हैं। The next scheme that we have is PM Swanidhi scheme. First of all, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दिस इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इस स्कीम के अंदर हम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स देने वाले हैं जिसपे उन्हें 7% सब्सिडी भी दी जाएगी, जो वापस क्रेडिट की जाएगी एक क्वार्टरली बेसिस पे। उनको एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा जिसकी लिमिट होगी अराउंड 50,000 रुपीज। ऑल्सो इस स्कीम के अंदर उन्हें लोन लेने के लिए किसी भी कोलैटरल की जरूरत नहीं है। दीज आर कोलैटरल फ्री लोन्स, मिनिमल इंटरेस्ट रेट्स, ऑल्सो विद सब्सिडी ऑफ 7%. The next is expansion of capacity in IITs. तो IITs में ज़्यादा सीट्स ऐड करी जाने वाली है, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने वाली है। ऑल्सो IIT पटना में हॉस्टल फैसिलिटी को इम्प्रूव किए जाने वाले हैं। जो हम यहाँ पे 5 IITs की बात कर रहे हैं, ये 5 कौन से IITs हैं, दीज आर 5 थर्ड जनरेशन IITs। तो उनमें कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी और IIT पटना में हॉस्टल फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। द नेक्स्ट इज डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर सेंटर्स हम बनाने वाले हैं और इस साल का गोल क्या है कि हम इस साल ही 200 ऐसे सेंटर्स
बनाने वाले हैं. So 200 of these centers will be made in the year 2025 to 26. Moving on to our next slide. इस स्लाइड में भी हम हमारे थर्ड इंजन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. We will be discussing 4 schemes in this slide. The first one is भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. That is भारतीय भाषा. Regional languages में books available होंगी बच्चों के लिए digitally. Students can access these textbooks and books digitally, and these will be available in almost all regional languages. Next is expansion of medical education. Medical education की जो seats हैं वो add की जा रही हैं. इस साल 10 के सीट्स ऐड करी जाएंगी, यानी 10,000 सीट्स, और 5 साल का इनका टारगेट है टू एडिशन ऑफ 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स. तो इस साल में ही 10,000 मेडिकल एजुकेशन के लिए सीट्स ऐड करी जाएंगी, और 5 साल का जो टारगेट था दैट इज अबाउट 75,000. और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स. नाउ अटल टिंकरिंग लैब्स एक ऐसी वर्क स्पेस होती है स्कूल्स में जो बच्चों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करती है. सो दीज लैब्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स. नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू स्कूल्स. सारे गवर्नमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी. किसके थ्रू? थ्रू भारत नेट. प्लीज रिमेंबर, भारत नेट के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी टू ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स. So as you know, AI is in news a lot these days. AI की काफी बातें की जाती है, तो of course गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है. That is Center of Excellence in AI for Education. इस स्कीम का जो आउटले है, जो बजट है, that has been introduced as ₹500 crores. तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एजुकेशन में इन AI फॉर एजुकेशन बनने वाला है, इसका बजट इज ₹500 crores. और 2023 में ऐसे 3 सेंटर्स पहले भी इंट्रोड्यूस किए गए थे. वो दिस वन इज फॉर एजुकेशन, और ऐसे 3 सेंटर्स जो पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, दोस वर फॉर हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड sustainable city. So this is the 4th center that has been talked about, and this is for education. The next is welfare of online platform workers. Online जो platform workers है unorganized sector में, उनके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करने वाली है? आइडेंटिटी कार्ड्स प्रोवाइड करने वाली है, उन्हें रजिस्टर करने वाली है नेशनल डेटाबेस पे, सो दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर पे थोड़ा सा काम किया जा सके. और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा. सो नेशनल डेटाबेस विल बी सेट अप एंड दे विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद मेडिकल इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज 5 national centers of excellence for skilling. स्किलिंग के लिए 5 नेशनल सेंटर्स इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं. Why is this being done? This is being done to train the youth for upcoming in-demand jobs. जो आगे आने वाली जॉब्स हैं, in-demand जॉब्स हैं, उसके लिए यूथ को ट्रेन करने के लिए सेंटर सेटअप किए जाने वाले हैं. That too with global expertise and partnerships. ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप के साथ ही सेंटर सेटअप किए जाएंगे. ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज फॉर मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव, कि हम इसमें कौन से इनिशिएटिव को फोकस कर रहे हैं? मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. और इनिशिएटिव्स जो इस बजट में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये गिवन हैं. द फर्स्ट वन इज जल जीवन मिशन. आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट इट बिफोर एज वेल. दिस वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, और अब तक 80% जो कवरेज है इंडिया में प्रोवाइड कर दी गई है. बट नाउ वी आर टारगेटिंग ऑन 100% कवरेज. द आउटले और द बजट फॉर द स्कीम इज गिवन एज ₹67,000 crores. ये पिछली बार के इस मिशन के बजट से 195% ज्यादा है. एंड यस, दिस मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2028. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019. अब तक 80% कवरेज हो चुकी है. हम टारगेट कर रहे हैं 100% कवरेज. The next is support to states for infrastructure. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेट्स को लोन्स प्रोवाइड करने वाली है, 50-year interest free loans for the states to focus on infrastructure. Also the outlay is 1.5 lakh crores. 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स और रिफॉर्म्स के लिए स्टेट्स को इसमें इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा. And for what reason it is being provided? For infrastructure and capital expenditure. The next mission is nuclear energy mission. इस मिशन के अंदर हम क्या टारगेट कर रहे हैं? वी आर टारगेटिंग 5 SMRs. SMR क्या होते हैं? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. हम ऐसे 5 SMRs टारगेट कर रहे हैं 2033 तक. और इसमें हमें कितना बजट प्रोवाइड किया गया है? R&D के लिए वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद ₹20,000 crore budget. And this mission also aligns with our target of 100 gigawatt
nuclear energy by the year 2033. Okay. The next is उड़ान. नाम से पता लग रहा है कि किस चीज़ के लिए हम कनेक्टिविटी बेटर कर रहे हैं रूरल और हिली रीजन्स में. इस मिशन के अंदर 120 नए रूट्स प्लान किए गए हैं. 120 न्यू रूट्स हैव बीन प्लान्ड. इट्स अ वेरी एम्बिशियस मिशन. लेकिन इस मिशन के लिए पिछले साल का जो बजट था दैट वाज अबाउट ₹800 करोड़. लेकिन इस साल के लिए वो बजट रिड्यूस कर दिया गया है. नाउ द बजट फॉर दिस मिशन इज जस्ट 540 करोड़. दिस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द लास्ट 800 करोड़ बजट. इसमें इस मिशन के अंदर सरकार को कई प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, जैसे अवेयरनेस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है. बट लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट चूजेस टू वर्क ऑन दिस मिशन. So in the next slide here we are talking about tourism for employment led growth. जो टूरिज्म की हम क्या कर रहे हैं इस बजट में, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप किया जाने वाला है स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में. स्ट्रीमलाइंड ई वीजा फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी टू डू व्हाट, ताकि टूरिज्म बढ़े, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े टूरिज्म के थ्रू. इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं इस बजट में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बार बार बात की गई है. तो टूरिज्म के लिए भी इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे यूथ के लिए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. स्टेट्स को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे. स्टेट्स विल बी गिवन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स. मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज, यहाँ पे भी टूरिज्म के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो होम स्टेज बनाए, होटल्स बनाए, इसके लिए कौन से लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मुद्रा लोन्स. और ईज ऑफ ट्रेवल और कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उस पर भी काम किया जाएगा ताकि लोग आसानी से ट्रैवल कर पाए और कनेक्टिविटी बेटर हो. Moving on to our next slides, let's discuss about PM Research Fellowship that has been introduced. So इसके अंदर 10,000 फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी अंडर द PM Research Fellowships. और ये फेलोशिप्स किनको प्रोवाइड की जाएंगी, स्टूडेंट्स ऑफ IITs एंड IIScs. जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको डायरेक्ट एडमिशन दी जाएगी PhDs में, और उन्हें ईयरली ग्रांट भी मिलेगा ऑफ अराउंड 2 लाख रुपीज. एंड द अपर लिमिट फॉर दिस ग्रांट इज 10 lakhs. And in this the fellowship will be around 70 to 80,000, and of course the selected students will get direct admissions into PhD programs. The next is research development and innovation. So सरकार ने research development और innovation के लिए क्या किया है, allocation of ₹20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का allocation किया गया है for research and development specifically in the private sector driven research and development के लिए an allocation has been done of ₹20,000 crores. The next is ज्ञान भारतम मिशन. ज्ञान भारतम मिशन के अंदर हम अराउंड 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने वाले हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं in with the help of libraries, academic institutions, etc. to preserve our heritage. So under this mission, what are we going to do? We are going to preserve 1 crore. Okay, moving on to our last point for this slide, that is gene banks for crops. इसमें क्या होगा कि क्रॉप्स का जो जेनेटिक मटेरियल है लाइक सीड्स, प्लांट टिश्यूज एक्सेट्रा, वो स्टोर किया जाएगा बैंक्स में, जो बाद में यूज हो सकते हैं रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारे ऐसे कामों के लिए, किनसे रिसर्चर्स और ब्रीडर्स इन्हें यूज कर सकते हैं. और इससे हम क्या कर सकते हैं, वो इम्प्रूव्ड क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो वो चाहते हैं. इससे वो क्या करना चाह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्रॉप डेवलपमेंट. Also, this is the second national gene bank announced with the capacity to store 10 lakh germplasm lines. ये पहला जीन बैंक नहीं है, ऐसा एक जीन बैंक पहले से ही है इंडिया में, और ये दूसरा जीन बैंक है जो बनाया गया, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, टू स्टोर 10 lakh germplasm lines. Okay, let's move on to our next slide. That is our fourth engine, exports. This is our last engine, and now let's see what has the government done in this budget for this fourth engine. The first scheme that we're going to discuss is the export promotion mission. Export promotion mission में government ने क्या क्या किया है, easy access to export credit, cross border factoring support and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas market. इस scheme के लिए the budget that has been set is of 2,250 crores. 2,250 करोड़ का इसके लिए बजट सेट किया गया है.
क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग इसमें एक वर्ड यूज हुआ है. सो व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग? क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग इज सोर्सिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री. अगर आप कंट्री के बाहर से फंड सोर्स कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग. और इस मिशन के थ्रू हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? वी आर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स. The next thing that we have given is the Bharat Trade Net. Now, Bharat Trade Net is a DPI. What is DPI? Digital Public Infrastructure. ये हम किस लिए यूज करने वाले हैं? ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज किया जाने वाला है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाएगा. और इसके सपोर्ट से हम इंटीग्रेशन भी बना सकते हैं अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ. सो बेसिकली दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन for trade and financing solutions, and remember this is a DPI, that is Digital Public Infrastructure. The next thing that we have is National Framework for GCC. What are GCC? First of all, GCC is Global Capability Centers. अब Global Capability Centers क्या होते हैं? जो बड़ी MNCs होती हैं या पेरेंट कंपनीज होती हैं वो अपने सेंटर सेटअप करते हैं दूसरी कंट्रीज में ताकि वो अपनी पेरेंट कंपनी को ग्लोबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएं with the talent that is sourced in the other country. अब इंडिया में already around 1700 GCCs हैं, that is 17% of all the GCCs that is there in the world. And now what is the government trying to do? हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी और GCCs हम establish करें where in emerging tier 2 cities. Now we are focusing on tier 2 cities and we are trying to establish more of these GCCs. Some GCCs that are already there in our country, you could think of like Microsoft, Amazon, इनके यहाँ पे GCCs हैं और हम कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो ये GCCs हैं ये मोस्टली tier 1 cities में है बिकॉज वहाँ पे टैलेंट बहुत easily अवेलेबल होता है. लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये GCCs tier 2 cities में भी हों. The last thing in promoting export is warehousing facility for air cargo. इसमें हम क्या करने वाले हैं? Upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo. Upgradations will also be made in air cargo screening to make the process easier and reduce the time involved. And this will also be done for high value perishable horticulture items. So please remember that this all things will be done in promoting exports. Alright, now let's move on to our next slide. Now we will be discussing our fuel, that is reforms. कौन-कौन से financial sector में reforms introduce किए गए हैं? अब हम वो discuss करेंगे. The first is Grameen Credit Score. एक framework introduce किया गया है credit needs को serve करने के लिए कौन से members की? SHG, that is self help groups and people in rural areas. इसमें हम क्या introduce कर रहे हैं? Customized credit cards और माइक्रो एंटरप्राइजेस. हमने पहले ही समझा था माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या है और इस कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी अप टू ₹5 लाख. और ये डिजिटल क्रेडिट कार्ड फ्रेमवर्क क्या करेगा? गैप ब्रिज करेगा इन क्रेडिट असेसमेंट स्पेसिफिकली फॉर रूरल वुमेन एंड पीपल. The next is NABFID to set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Now first of all let's understand what is NABFID, that is National Bank for Financing Infrastructure and Development. ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो हमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए. और इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि उनकी क्रेडिट एनहांस हो सकता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर हो उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की. The next scheme that we have here is revamped central KYC registry to be rolled out in 2025. एक revamped central KYC बनाया जाएगा. इससे हम क्या करना चाहते हैं? हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं KYC प्रोसेस को जो अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर्स में होता है. हम किन इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग challenges investors face due to fragmented KYC procedures. हर एक के अलग KYC procedures होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. तो अब उसको सिंप्लीफाई और यूनिफाई कर रहे हैं ताकि एक ही ऐसा प्रोसेस हो जो कि सबके लिए इजीली वर्कआउट कर सके. The next thing that we have is rationalization of requirements and procedures for speedy approval of company mergers. Requirements और procedures को हम थोड़ा easy कर रहे हैं, simplify कर रहे हैं. उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? फॉर्म्स को डिजिटलाइज करेंगे, एक्स्ट्रा या रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को हटा देंगे, गाइडलाइंस थोड़ी क्लियर होगी. इससे क्या होगा? बिजनेस करने की ईज यानी आसानी होगी हमें बिजनेस करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी और क्या हमें मिलेगा? ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी.
Moving on to the last thing, of course, this is self-explanatory. The FDI limit, that is foreign direct investment limit, for insurance sector will be raised from 74 to 100%. पहले जो foreign direct investment थी insurance के लिए that was 74% and now it has been raised to a full 100%. Let's move on to our next slide. Reforms की ही हम बात कर रहे हैं इनमें, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स रिफॉर्म्स. कुछ चेंजेस लाए जाएंगे डायरेक्ट टैक्सेस में और प्रपोजल्स में. न्यू इनकम टैक्स बिल जो कि जल्दी हमें पता लग जाएगा क्या होगा, अभी इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक न्यू इनकम टैक्स बिल रिलीज होने वाला है. उसके बाद हम आ जाते हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पे. बहुत सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स डिस्कस किए गए हैं. द फर्स्ट इज हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स. एक कमेटी सेटअप की जाने वाली है जिसमें हम रिव्यू करेंगे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स. प्लीज ध्यान दीजिए, दिस हाई लेवल कमिटी इज फॉर नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, उसकी रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस और परमिशंस के लिए. और इनको टास्क दिया गया है कि इन्हें एक साल में ही अपनी रिकमेंडेशंस देनी है इंस्पेक्शन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए. सो प्लीज रिमेंबर दिस हाई लेवल कमिटी इज फॉर द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर. इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स कितनी इन्वेस्टेबल है, ये इंडेक्स नीति आयोग की तरफ से डेवलप किया गया और ये स्टेट्स को रैंक करेगा उनकी इन्वेस्टमेंट एफिकेसी पे, और किस पे फोकस करेगा, अपॉर्चुनिटी और रिस्क डायमेंशंस पे कि स्टेट्स में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना रिस्क है अगर हम इस स्टेट में इन्वेस्ट करें. और ये इंडेक्स किसने डेवलप किया है, नीति आयोग में. नेक्स्ट इज FSDC मैकेनिज्म. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी FSDC की फुल फॉर्म क्या है. दैट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये सेट की गई है. इसका मैकेनिज्म सेट किया गया है किस लिए, टू इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस. अभी की जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं उनका इम्पैक्ट, और एक फ्रेमवर्क सेट किया जाएगा उनकी रिस्पॉन्सिवनेस और फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए. ओके, नेक्स्ट इज द जन विश्वास बिल, दैट इज 2.0. इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अबाउट 100 प्रोविजंस डिफरेंट लॉज में डीक्रिमिनलाइज करने वाले हैं. इससे हम क्या करना चाहते हैं, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लोग आसानी से बिजनेस कर पाएं. ऑल्सो हम इससे क्या प्रमोट करना चाहते हैं, बिजनेसेस में ट्रस्ट प्रमोट करना चाहते हैं, और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट करने वाले हैं. Moving on to our next slide, now we'll be discussing direct tax proposals. I'm sure आपने कहीं ना कहीं तो सुन लिया होगा. First of all, what will be done? एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है फॉर डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो कि अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जो आर्म्स लेंथ प्राइस है अब आप 3 साल के पीरियड के लिए ब्लॉक कर सकते हो फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years. The second thing is expansion of scope of safe harbor rules. Safe harbor rules का scope expand किया जाएगा किस चीज के लिए, to reduce litigation and provide certainty on international taxation. Also, as you all know कि 12 lakhs तक हमें बोला गया है that we do not have to pay any tax if your income is above, around, not above. If your income is 12 lakhs or less, then you do not have to pay any tax. Of course, you can go up to 12.75 lakhs with a standard deduction of 75,000 if you are a salaried employee. But then we also have some slabs. As you can see, 0 to 4 lakhs you do not have to give any tax. 4 to 8 lakhs will be 5%. 8 to 12 10%. 12 to 16 15. As you can see, it goes in multiples of 5, and here you can see it goes up to multiples of 4. You can take a screenshot if you already have the document. That's great. Let's go to our next slide. Direct tax proposals के अंदर ही हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं. रैशनलाइजेशन की गई है TDS और TCS की. जो टैक्स डिडक्शन लिमिट थी सीनियर सिटीजन्स की, वो पहले थी 50,000 एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 1 लाख. ऑल्सो रेंट पे जो TDS था पहले उसकी लिमिट थी 2.4 lakhs. नाउ इट हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज टू 6 lakh rupees. नेक्स्ट इज encouraging voluntary compliance. Extension of time limit to file updated returns. करंट लिमिट थी जो 2 साल की थी, जो आपके पास टाइम लिमिट था अपडेटेड रिटर्न्स फाइल करने के लिए, उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 4 साल. फॉर अर्लियर इट वाज 2 years. नाउ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अपडेट न्यू रिटर्न्स हैज बीन मेड 4 years. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल सी गवर्नमेंट के पास पैसा आ कहां से आया, वेयर इज रुपी कमिंग फ्रॉम. एज यू कैन सी द हाईएस्ट चंक इज covered by borrowing and other liabilities. कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है, वो किसी से लोन्स ले रही है, तो 24% of our income comes from that.
The second highest chunk goes from the income tax. हम जो टैक्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज इनकम टैक्स इज द सेकंड हाईएस्ट, एंड देन देयर इज जीएसटी एंड अदर टैक्सेस. उसके बाद आ जाता है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, एंड द फोर्थ कम्स कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? जो कॉर्पोरेट टैक्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, देन देयर इज कॉर्पोरेशन टैक्स. सो प्लीज रिमेंबर, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है? बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, देन देयर इज इनकम टैक्स, and then there is GST and other taxes, and fourth we come to corporation tax. Now next let's see कि पैसा जा कहाँ रहा है, where is government spending on money. सबसे बड़ा chunk जो हमारा जा रहा है, that is state's share of taxes and duties, that comes out to be 22%. After that it goes to 20% for interest payments. Of course अगर state कहीं से borrow कर रही है, liabilities हैं हमारी, तो हमें कुछ interest payments भी देनी होंगी, that would come out to be 20%. And the next thing that we come upon is central sector scheme. इसलिए किसको exclude करके है? Capital outlay on defense and subsidies को exclude करके central sector की जो schemes हैं, that comes out to be 16%. So सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? State share of taxes and duties. Next is interest payments, and the third is central sector scheme. Okay, let's move on to सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर को अलॉटमेंट हुई है. प्लीज रिमेंबर, पहले 3 आप लोगों के एमबीए इंटरव्यूज की याद रखने के लिए बहुत जरूरत है आपको कि कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा पैसा अलॉट किया गया. एज यू कैन सी द हाईएस्ट अलॉटमेंट हैज बीन गिवन टू डिफेंस, सेकंड इज रूरल डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज होम अफेयर्स. फोर्थ यू कैन सी इज एग्रीकल्चर, एंड देन देयर इज फिफ्थ एजुकेशन. द फर्स्ट 3 are very important for you. Please remember, highest is defense, second is rural development, and third is home affairs. Now we will understand कि अगर डिफेंस को इतना पैसा अलॉट किया गया है तो उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं, what is the reason, and we will understand for this for the top 3 sectors. So let's move on to our next slide. डिफेंस में मनी कहाँ जा रहा है? where are we spending it? Capital expenditure of armed forces, capital expenditure on R&D. आर्म फोर्सेस और R&D पे हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं. डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स, वॉरफेयर की मॉडर्नाइजेशन पे भी पैसा स्पेंड हो रहा है. क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स, वेंचर इन न्यू डोमेन्स. आर्म फोर्सेस वेंचर करना चाहते हैं नए डोमेन्स में, लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स. देन वी हैव allocation of more than 7,000 crores to the border roads organization, and then at last we have the defense pension. Of course, please remember, modernization of warfare is also another major point जहाँ पे जिस वजह से डिफेंस को इतना हाई बजट अलॉटमेंट दिया गया है. Let's move on to our next sector, that is rural development, जिसको बजट दिया गया है 2.66 लाख करोड़. एंड let's see इसमें कहाँ पे पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑफ कोर्स really spending money, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, क्लीन फ्यूल, सोशल प्रोटेक्शन, रूरल कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स along with enhancing रूरल livelihoods. ये सब बेसिक चीजें जो रूरल डेवलपमेंट में हम कवर करते हैं, उन सब पे काम किया जाएगा. एंड देन देयर इज प्रधानमंत्री आवास योजना. इसके अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं रूरल पॉपुलेशन को. और इस पूरा जो रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का सेकंड हाईएस्ट शेयर है. और जो बजट फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उसका जो बजट इंक्रीज चाहे नहीं किया गया है, बट स्टिल इट हैज द हाईएस्ट शेयर इन रूरल डेवलपमेंट. बट लास्ट ईयर कंपैरेटिवली इट्स शेयर रिमेन्स द सेम. ऑल्सो इंडिया पोस्ट में 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिसेस जनरेट किए गए हैं. किस लिए? टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी. ऑल्सो रूरल क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा. किस लिए? ताकि यूथ की और विलेज में जो लोग हैं उनकी क्रेडिट नीड्स को मीट किया जा सके और नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी यंग फार्मर्स और रूरल यूथ के लिए. दिस इज व्हाट वी बी डूइंग इन द रूरल डेवलपमेंट सेक्टर. नेक्स्ट वी हैव होम अफेयर्स, जो कि थर्ड लार्जेस्ट चंक जिसे दिया गया है हमारे बजट का, दैट इज 2.33 लाख करोड़. इसमें सबसे मेजर फंड्स डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड्स सेंट्रल पुलिस फोर्सेज. कौन सी हैंगी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज? लाइक CRPF, BSF एंड CISF. काफ़ी फंड्स डेजिग्नेट किया गया है यूटीज़ को भी, दैट इज यूनियन टेरिटरीज. एंड देन देयर इज 1,000 करोड़ बजट ऑन कैबिनेट. कैबिनेट पे 1,000 करोड़ बजट में हम क्या करने वाले हैं? एक्सपेंडिचर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. देन
only 575 crore budget has been given towards work related to census. जो ये सेंसस है ये कब होना था, दिस हैड टू बी डन इन 2020, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड की वजह से. लेकिन इस साल भी सेंसस को 575 करोड़ का बजट ही दिया गया, जो कि पिछले साल था 572 करोड़. सो इट रफली रिमेन्स द सेम. एंड देन वी विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट लास्ट वी ऑल्सो हैव women safety. Now I think we are done with the budget, and yeah, I hope this video helped you all. मुझे उम्मीद है आपको बजट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी जो आपको अपने MBA इंटरव्यूज़ के लिए चाहिए. If you have any doubts, please drop them in the comment section. Share this video with your friends, and thank you so much. Subscribe to our channel. Thank you everyone.